हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी आदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को श्री गणेश करते हैं। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? बात करते हैं लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके सांसद टीवी बना दिया गया है। बिल्कुल सही है। सांसद टीवी का पहला सीईओ की बात करें तो यह रवि कपूर है। बिल्कुल सही है। और 2019 में हुआ था विलय के लिए समिति का गठन, यानी कि 2019 में जो है विलय के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और वहीं बात करें कि लोकसभा टीवी की बात करें तो यह हिंदी में लाइव दिखाया जाएगा। और राज्यसभा टीवी की बात करें तो यानी कि लोकसभा टीवी जो है हिंदी में लाइव दिखाया जाएगा और राज्यसभा टीवी की बात करें तो यह अंग्रेजी में लाइव दिखाया जाएगा। अगर इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर सभी के सभी सही हो जाएंगे, यानी ए बी सी सभी आंसर सही हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। गीत में कथन में से सत कथन का चयन करना है। गीत कथन में से सत कथन का चयन करना है। बात करते हैं सोमपैंग या सोमपैंग जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। और बात करते हैं भारत की सोमपैंग जनजाति लोकसभा चुनाव 2014 में पहली बार मतदान किया था। यानी कि सोमपैंग जनजाति की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव 2014 में पहली बार मतदान किया था। अगर आंसर की हम बात करें तो आंसर इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर और क्वेश्चन की हम बात करें तो अगर वहीं आपको पूछ ले भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो बड़ी जनजाति की हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाती है। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो भील दूसरी सबसे बड़ी जनजाति होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने 3 सदस्य देश को शामिल किया है। इनमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो बात करते हैं मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। यानी कि बात करें तो ये तीनों के तीनों शामिल किए गए हैं और ये सिंगापुर को शामिल नहीं किया गया। अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन को बात करते हैं तो आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। बहुत ही मोस्ट यानी कि वीवीआई हो जाते हैं। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? यानी कि बात करना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। बात करते हैं भारत में पुलिस सेवा का जनक की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। बिल्कुल सही है। भारत में पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। वहीं बात करते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक की बात करें तो यह भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही जाना जाता है। और वहीं बात करें भारत में पुलिस राजसूची का विषय है, यानी कि भारत में पुलिस जो है राजसूची का विषय है। बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें तो हम ए बी सी यानी कि तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। अगर वहीं बात करें अगर पुलिस जो है राजसूची का विषय है तो वहीं पूछे पूरा दिल्ली का पुलिस जो है किसके अधीन होता है? यानी कि दिल्ली का जो पुलिस है तो यह केंद्र सरकार के अधीन होता है। यानी कि याद रखिएगा, अगर पूछे दिल्ली में जो पुलिस है तो दिल्ली पुलिस जो है किस सरकार के अधीन आता है? तो यह केंद्र सरकार के अधीन होता है, यानी कि राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सत्य कथन को पहचानिए, यानी कि सत्य कथन को पहचानना है। तो बात करते हैं 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। यानी कि भारत में जो है भारत की पहली डिजिटल जनगणना की हम बात करें 2021 में होगी। बिल्कुल सही है। और इस यानी कि हो गई है, डिजिटल बजट जो है 2021 में हो चुकी है। वहीं बात करते हैं इसके लिए बजट में 3,768 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है। तो बिल्कुल सही है। अब वही बात करें स्वतंत्र भारत की यह 8वीं जनगणना है। यानी कि स्वतंत्र भारत की बात करें तो यह 8वीं जनगणना होगी। यानी कि होगी, अभी हुआ नहीं है, होगी। तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
अब कह रहा है सत्य कथन को पहचानिए। सत्य कथन को पहचानना है, इनमें से किसका कौन सा कथन सत्य है। तो बात करते हैं सिक्का धातु और संक्रमण तत्व का संबंध डी ब्लॉक से है, बिल्कुल सही है। सिक्का धातु और संक्रमण तत्व का संबंध डी ब्लॉक से है। और वही बात करते हैं अंतर संक्रमण तत्व का संबंध एफ ब्लॉक से है, बिल्कुल सही है। अब वही बात करें हेलोजन और अक्रिय गैस का संबंध पी ब्लॉक से। हेलोजन और अक्रिय गैस जो है पी ब्लॉक से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें हम सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब वहीं आपको पूछे कि जो है कौन से, यानी कि कभी आपको पूछ सकता है, अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं कि 1 और 2 ब्लॉक जो है किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। 1 और 2 वर्ग जो है किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। कौन से आता है, एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। वहीं आपको पूछे 3 से 12 तक किस ब्लॉक वर्ग जो है किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो 3 से 12 तक की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अब वहीं पूछे आपको कि 13 से लेकर की बात करें तो 18 तक की बात करें तो यह पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। 13 से 18 तक पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। अब वहीं पूछे आवर्त 6 और 7 की हम बात करें तो यह एफ ब्लॉक के अंतर्गत है। आवर्त 6 और 7 एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके हम बात करें तो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन आदि में पूछे जाते हैं। और कई सारे एग्जाम में आपको भी पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कह रहा है सत्य कथन को पहचानिए। सत्य कथन को पहचानने के लिए कह रहा है। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें उत्तराखंड में है, और इसी का नाम जो हाल ही में बदलकर जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। क्या कर दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। और क्योंकि इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है, इसीलिए इस पार्क का नाम बदलकर जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अब वही बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा नाम हेली नेशनल पार्क है। वही बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सब दिया गया है। अब वही बात करते हैं साउथ बटन नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड में नहीं स्थित है, तो यह साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका आंसर की बात करते हैं यानी कि असत कथन हो जाएगा, ये कथन, इसका आंसर डी हो जाएगा, ये कथन असत्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, तो बात करते हैं WTO का मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और WHO की बात करते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुख्यालय यह इसका भी जेनेवा में स्थित है। और WTO की बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा में स्थित है। वही बात करते हैं ILO यानी कि विश्व लेबर अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और वहीं बात करते हैं फीफा की, तो फीफा का मुख्यालय जेनेवा में स्थित नहीं है, यानी कि इसका मुख्यालय की बात करते हैं ज्यूरिख में है। कहाँ पे स्थित है, ज्यूरिख में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका आंसर की बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन 32वें टोक्यो ओलंपिक के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 32वें टोक्यो ओलंपिक खेल से संबंध नहीं है, तो बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक खेल का शुभारंभ मिराइटोबा और सोमेटी है। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभांकर मिराइटोबा और सोमेटी है। तो बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है, बिल्कुल सही है, इसका भी सही है। और वह बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है, ये भी बिल्कुल सही है। लक्ष्य तेरा सामने किसके द्वारा गाया गया है, ये भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि मोहित चौहान के द्वारा यह सॉन्ग गाया गया है लक्ष्य तेरा सामने। और वही बात करें टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 24वां रहा है, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 24वां नहीं 48वां रहा है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में हम बात करें तो इसका में स्थान भारत का 24वां रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में याद रखिएगा इसमें भारत का स्थान 24वां रहा है, और टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48 रहा है। तो इसका आंसर की हम बात करें, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि डी इसका आंसर सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन IPL रिकॉर्ड 2008 और 21 के बीच बारे में सही नहीं है।
यानी कि बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन IPL रिकॉर्ड 2008 से 21 के बीच में जो हुए हैं उसके बारे में सही नहीं है। तो बात करते हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात करते हैं, विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, बिल्कुल सही है। वहीं बात करते सबसे ज़्यादा बार विजेता टीम मुंबई इंडियंस यानी कि 5 बार रहा है। हाल ही में जो मुंबई इंडियंस ने यानी कि चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, ये इसका चौथी बार जीत है, यानी कि चौथी बार जीत रहा है चेन्नई सुपर किंग की। और सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस की IPL यानी कि IPL टीम विजेता है मुंबई इंडियन 5 बार। अब वही बात करें सबसे ज़्यादा बार फाइनल खेलने वाली टीम की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग है, बहुत ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि IPL में जो सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग है। और वही बात करते हैं सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी की बात करें तो यह MS धोनी नहीं है, यानी कि MS धोनी नहीं है, बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ी की बात करें क्रिस गेल है। कौन है? क्रिस गेल है। कितना बार छक्का मारा है? 357 बार कुल सिक्सर मारा है, यानी कि इसको सिक्सर मशीन के नाम से भी क्रिस गेल को जाना जाता है, याद रखिएगा, सिक्सर मशीन क्रिस गेल को जाना जाता है। कितना बार मारा है? 357 बार मारा है। और वहीं पूछे IPL से संबंधित और भी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसका आंसर की हम बात करें डी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्रिस गेल ने मारा 357 बार, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं, तो यानी कि बात करते हैं IPL के बारे में। तो IPL की 13वां संस्करण की अगर बात करें तो कहाँ आयोजित किया गया था? 13वां संस्करण भी UAE में आयोजित किया गया था। और 14वां संस्करण भी UAE में, यानी 13वां 14वां दोनों IPL जो है UAE में आयोजित किया गया था। 13वां की अगर बात करें तो इसका स्पॉन्सर अगर पूछे 13वां IPL का स्पॉन्सर कौन है, तो 13वां IPL जो है ये मुंबई इंडियंस ने जीता था। और 14वां की बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। तो 13वां का स्पॉन्सरशिप किसने किया था? ड्रीम 11 ने किया था। किसने किया था? ड्रीम 11 था इसका स्पॉन्सरशिप। और वह बात करते हैं इसका जो बात करें 14वां जो चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, इसका वीवो स्पॉन्सर था। कौन है? वीवो इसका स्पॉन्सरशिप था। और 14वां की बात करें तो 2021 में हाल ही में चेन्नई ने जीता है। और 13वीं की बात करते ये भी 2020 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? UAE में, याद रखिएगा। IPL से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं सितंबर 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB में कितने नए सदस्य देश शामिल किए गए, यानी कितने नए सदस्य देश NDB बैंक में शामिल हुए हैं? तो बात करते हैं कितने, तो इसमें 3 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। अगर वही पूछे आपको कौन कौन शामिल हुए हैं तो ये आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो कौन कौन शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उरुग्वे, पहला नंबर बात करते हैं उरुग्वे देश शामिल हुए हैं। और दूसरा की बात करते हैं बांग्लादेश। और तीसरा की बात करते हैं UAE देश शामिल हुए हैं। याद रखिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, इनकी VVI क्वेश्चन हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कोयले की कमी से निपटने के लिए भारत के साथ किसने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि कोयले की कमी से निपटने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बात करते हैं रूस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं सिर ज्वालामुखी योजना कहाँ शुरू की गई है? सिर ज्वालामुखी योजना की बात करते हैं तो यह कहाँ शामिल हुए हैं, यानी कि कहाँ शुरू किए गए हैं? तो यह कश्मीर में शुरू किए गए हैं। कहाँ? कश्मीर में सिर ज्वालामुखी योजना की शुरुआत किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस की हम बात करें तो यह 14 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। अब वहीं पूछिए आपको और भी दिवस के बारे में, तो 13 फरवरी की हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब वहीं बात करेंगे और दिवस 22 मई को, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और वहीं बात करें तो 19 नवंबर की, तो 19 नवंबर की हम बात करें तो विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो मनाया जाता है। और 19 नवंबर की और भी बात करें तो विश्व पुरुष दिवस यानी कि पुरुष दिवस के रूप में भी 19 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि बेगम अख्तर की
अख्तर का बात करें तो यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बेगम अख्तर। तो बेगम अख्तर की बात करते हैं ठुमरी से इसका नाम जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र किससे? ठुमरी से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो बात करते हैं दंतेवाड़ा जिले में बात करते हैं साक्षरता की दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं टूटी लावा मेले का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? टूटी लावा मेले का पर्व की बात करें तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह बात करते हैं झारखंड राज्य में टूटी लावा पर्व मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुआ था? परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुआ था? तो बात करते हैं 2005 में परिवार नियोजन बीमा योजना लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? तो बात करते हैं यह असम की एक पारंपरिक त्योहार है। उरुका एक असम की पारंपरिक त्योहार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। तो इन्होंने 17 बार फहराया, यानी कि सर्वाधिक बार की हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा 17 बार जो है लाल किले से राष्ट्रीय झंडा फहराया गया है। और वही बात करते हैं इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी ने कुल 16 बार फहराया है। कितना बार? 16 बार इंदिरा गांधी सेकंड नंबर पर रहा है। और वही मनमोहन सिंह की बात करते हैं 10वें राष्ट्रपति, यानी कि 10वें राष्ट्रपति की बात करें तो इन्होंने कितना बार फहराया है? तो 10वें राष्ट्रपति की बात करें तो यह यानी कि बात करते हैं मनमोहन सिंह की 10वें राष्ट्रपति नहीं, यानी कि 13वें प्रधानमंत्री की बात करें तो 13वें प्रधानमंत्री की बात करें तो इन्होंने 10 बार फहराया है। कितना बार? 10 बार फहराया, याद रखिएगा। यानी कि 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो इन्होंने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा जो सर्वाधिक बार यानी कि सर्वाधिक 10 बार फहराया है। कितना बार? 10 बार। तो फिर से एक बार बोल देते हैं इंदिरा गांधी की बात करते हैं कुल 16 बार फहराया है। और जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं इन्होंने 17 बार सर्वाधिक बार फहराया है। और मनमोहन सिंह की बात करें तो 13वें प्रधानमंत्री ने 10 बार फहराया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर राज्य की राजधानी था? तो बात करें चंद्रगिरी की बात करें तो चंद्रगिरी शहर जो था विजयनगर राज्य की राजधानी था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? उसेन बोल्ट का अगर हम बात करें तो यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध एथलेटिक्स से था। किसका? एथलेटिक्स से। और भी क्वेश्चंस इसके संबंधित बनते हैं, इससे और भी एक क्वेश्चंस बनते हैं जो अक्सर कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? तो उसेन बोल्ट जो है जमैका देश का है। किसके? जमैका देश से उसेन बोल्ट का संबंध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप की सबसे लंबी नदी है? कौन सी यूरोप का सबसे लंबी नदी है? तो बात करते हैं वोल्गा जो है यूरोप का सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं फ्लाइट ऑफ पिजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक की हम बात करें तो रस्किन बॉन्ड फ्लाइज ऑफ पिजन नामक पुस्तक के लेखक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? अशोक के शिलालेखों में बात करें तो प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? तो प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली भाषा पाली था। और गौतम बुद्ध ने भी यह पाली भाषा का ही प्रयोग किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर की हम बात करें तो ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर वही पूछे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आरबीआई के पहले अगर भारतीय पूछे तो भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर की तो सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर हो जाएंगे। वर्तमान में बात करें 25वें गवर्नर की तो शक्तिकांत दास जो है शक्तिकांत दास भारत के 25वें गवर्नर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक की लेखक की हम बात करें तो श्री अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। अगर वही पूछे कि आपको डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? डिवाइन
लाइफ, डिवाइन लाइफ पुस्तक की लेखक की अगर बात करें तो शिवानंद हो जाएगा। कौन? शिवानंद डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक है। और लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक की बात करें तो श्री अरविंद घोष है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली थी, उस ट्रेन का क्या नाम है? भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का क्या नाम था? तो उस ट्रेन की नाम की बात करते हैं ब्लैक ब्यूटी ट्रेन था, जो भारत में पहली बार चला था 1853 ईस्वी में। तो इस जो मुंबई से ठाणे के बीच चला था 34 किलोमीटर मात्र चला था। कितना? 34 किलोमीटर जो चला था, उस ट्रेन का क्या नाम था? 34 किलोमीटर चलने वाले ट्रेन का नाम की बात करते हैं ब्लैक ब्यूटी ट्रेन था, याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो बात करते हैं संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व की बात करें तो सबसे अधिक था किस प्रांत का? संयुक्त प्रांत का। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। पंचायती राज संस्था के अधीन के अधिकतम आय का स्रोत है। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो अधिकतम आय के स्रोत की हम बात करें तो सरकारी अनुदान पंचायती राज के अधिकतम आय का स्रोत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित किनके द्वारा करता है, यानी कि कौन करता है? तो बात करते हैं घ्राणेन्द्रिय पाली। घ्राणेन्द्रिय पाली जो है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? बोध गया में महाबोधि मंदिर की हम बात करें तो यह कहाँ बनाया गया था? बात करते हैं गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, यानी कि गौतम बुद्ध ने जहाँ स्नान किया था महाबोधि मंदिर वहीं पे बनाया गया था। कहाँ पे? जहाँ गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो बात करते हैं विश्व शांति स्तूप जो है जापानियों के द्वारा राजगीर में स्थापित किया गया था, यानी कि वहाँ निर्माण कराया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में बात करें तो महान क्रांति की बात करें 1960 के में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। और वहीं बात करते हैं कंप्यूटर अगर पूछे कि आपको प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और सेकंड पीढ़ी की कंप्यूटर की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? इंटरनेट के पते में पद HTTP यानी कि HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो यह कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी पूछे भी गए हैं। तो इसका सही रूप की हम बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर की बात करें तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बात करते हैं लॉन टेनिस से संबंधित है। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट लॉन टेनिस से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा जो 2014 में प्रकाशित हुई उसका क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा तो 2014 में प्रकाशित हुई तो उसका क्या नाम है? तो बात करते हैं प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है क्या है? तो यह कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगर वहीं पूछे या कब प्रकाशित किया गया था? 2014 में प्रकाशित किया गया था। यानी कि आपको पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? यानी कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की बात करें तो किस देश में हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो बात करते हैं 1/6 भाग जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण भाग के नज़दीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य की बात करें तो यह कब दिखाई देता है? तो 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। कब? 21 जून को। और यह भी एक क्वेश्चन से एक और पूछे जाते हैं कि अर्धरात्रि का सूर्योदय किस देश में होता है, यानी कि अर्धरात्रि में सूर्योदय किस देश में होता है? तो नॉर्वे में होता है। कहाँ होता है? नॉर्वे में होता है। और अम्ल वर्षा भी नॉर्वे, अम्ल वर्षा के लिए भी नॉर्वे प्रचलित है, याद रखिएगा, अम्ल वर्षा के लिए भी नॉर्वे देश प्रचलित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सदैव में जो प्रयुक्त संधि है उसका क्या नाम है? तो सदैव में हमेशा जो है स्वर संधि प्रयुक्त होता है। क्या, कौन सा? स्वर संधि प्रयुक्त होने वाला है। अब बात करते हैं, यानी कि प्रयुक्त होता ही नहीं बल्कि इसमें सदैव में हमेशा के लिए जो स्वर संधि प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का सही संधि विच्छेद की हम बात करें तो अनु जोड़ अय, अनु जोड़ अय की बात करें तो अन्वय का सही संधि विच्छेद है। क्या है? अनु जोड़ अय अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं चेस्ट का विलोम होगा। चेस्ट का विलोम की अगर हम बात करें तो चेस्ट का विलोम हो जाएगा निश्चेष्ट। निश्चेष्ट चेस्ट जो है, चेस्ट का विलोम शब्द होगा। क्या होगा? निश्चेष्ट, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण की हम बात करें तो यह किसके योग से बना है? तो छ वर्ण की बात करें तो हम यह क जोड़ स वर्ण से बना है। किससे बना है? क जोड़ स वर्ण से छ वर्ण बना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो स एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन नहीं है? स एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। और बात करें तो संयुक्त व्यंजन की अक्ष, त्र, क्यों, ये सभी के सभी जो है संयुक्त व्यंजन है। आंसर की हम बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब कहता है मैथ के सवाल में तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, यानी कि 100 मान लेते हैं 5 क्रमागत संख्याओं का। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर बताने के लिए कह रहा है। 5 क्रमागत यानी कि संख्याओं का औसत 100 है, तो बीच की संख्या की बात करें 100 हो जाएगा, 101 और 102, यानी कि 102 जो बीच वाली संख्या होगा ये औसत हो जाएगा। ये हो जाएगा 99, ये होगा 98। अब कहता है यानी कि 5 क्रमागत संख्या हो गया 3 2, यानी कि 3 2 5 हो गया। अब बात करते हैं वहीं कि 5 क्रमागत संख्या हो गया तो इसमें सबसे छोटी संख्या 98, सबसे बड़ी संख्या 102 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या का और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर कह रहा है, तो वर्गों का अंतर 98 स्क्वायर माइनस 102 स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब क्या करेंगे तो एक को तो हम 198 में 102 में 98 को घटा देंगे। और क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है तो एक में 98 में 102 और प्लस 98 को ऐड कर देंगे। तो इसका हम बात करें तो ये हो जाएगा 4, इसका अंतर 4 हो जाएगा। और 4 गुने क्या हो जाएगा 200, तो 4 गुने 200, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दूने 8, यानी कि 800 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन है एक व्यक्ति 30,000 में से कुछ को 8% तथा शेष को 10% की वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसको 2600 रुपये के वार्षिक ब्याज प्राप्त हो तो उसने 8% पर कितना धन उठाया था? 8% पर कितना धन उठाया था? सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको 30,000 का जो है 8% और 10% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 8% और 10%। तो 30,000 का 8% निकालेंगे 2400 हो जाएगा। और 30,000 का जो 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इसी का हम 10% अगर निकाल लेते हैं तो इसका निकालने के बाद तो कितना हो जाएगा? 3,000 इसका हो जाएगा। तो 3,000 8% 10% यानी कि बात करते हैं 30,000 का 8% निकालने के बाद कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। और 30,000 का 10% निकालने के बाद कितना हो जाएगा? 3,000 होगा। तो इसका अनुपात हम निकाल लेंगे तो कितना दिया गया है? वार्षिक जो है ब्याज जो होता है 2600 होता है, तो इसको 2600 हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे तो इस तरीके से इसको घटा देंगे। तो 30,000 में यानी कि 2600 घटाएंगे तो 400, अनुपात कितना हो जाएगा?
200, 400 और 200 इसका अनुपात का हम निकालेंगे तो 4 एकम 4 4 दूना 8 यानी 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:2 इसका अनुपात हो जाएगा, 1:2। तो इसको हम क्या करेंगे तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 3/2 यानी कि 3/2 कर देंगे और 30,000 में हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 1,000 हो गया तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 2,000 यानी कि इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर 2,000 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 शून्य नहीं होगा तो 2,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं यदि कोसेक 13 बराबर 2 हो तो सेक 16 बराबर कितना होगा। यानी कि कह रहा है कोसेक 13 बराबर 2 होता है तो सेक 60 बराबर कितना होगा। तो जब कोसेक 30 बराबर 2 होता है तो सेक 60 बराबर भी 2 होगा। इसका आंसर की बात करते हैं इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि कोसेक 30 बराबर 2 होगा तो सेक 60 का मान भी 2 हो जाएगा। इसका आंसर की बात करते तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब कहता है दिन के 10:35 में और 12 दोपहर के बीच कितना मिनट का अंतर होगा। यानी कि 10:35 समय में और दोपहर के 12 बजे के बीच कितना मिनट का अंतर होगा। तो 10 हम क्या करेंगे सबसे पहले कि 10:35 में 12 बजे को हम माइनस कर देंगे तो 12 बजे को अगर माइनस कर देंगे तो इसका 1 कितना हो जाएगा? 1:25 यानी कि 1:25 1 घंटा 25 मिनट हो जाएगा। तो 1 घंटा 25 मिनट को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो 1 घंटा 25 मिनट को यानी कि 60 और 25 को जब ऐड कर देंगे 60 घंटा मैंने 60 मिनट 1 घंटा और 60 मिनट और 25 मिनट दोनों को ऐड कर देंगे 85 मिनट हो जाएगा। इसका आंसर की बात करते इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की। यदि यूक्रेन का संबंध कीव से है तो सेशेल्स का संबंध किससे है। यदि यूक्रेन का संबंध कीव से है तो सेशेल्स का संबंध की बात करें तो विक्टोरिया से, सेशेल्स का संबंध विक्टोरिया से है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और यह कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस तरह की अगर आपको कंटेंट अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं। इसी तरह का कंटेंट हम आगे भी और लाने का प्रयास करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।